हेलो एवरीवन। मैं ज्योति बाला राठौर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर ड्रेस मेकिंग फ्रॉम NSTIW इंदौर। आज मैं आप लोगों को पैटर्न्स के बारे में बताना चाहूँगी कि पैटर्न्स जो होते हैं हमारे ट्रेड में किस तरह से उपयोगी हैं और गारमेंट इंडस्ट्रीज में पैटर्न्स का क्या इम्पोर्टेंस है और इन्हें कितने प्रकार के पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहले हम पैटर्न का इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न जो होता है एक हार्ड पेपर से बनाया जाता है, जिसमें गारमेंट की जो भी स्टाइल होती है उसको लेकर उसे तैयार किया जाता है। एक्चुअली जो हमारा पैटर्न होता है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, जिसको हम कपड़े पर ट्रेस करके उसकी कटिंग करते हैं और उसके बाद उनकी स्टिचिंग की जाती है। ये एक प्रकार से गारमेंट इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पैटर्न मेकिंग बहुत हाईली स्किल्ड टेक्निक है। हर कोई पैटर्न नहीं बना सकता है जब तक कि उसके इसके बारे में सारी टेक्निकल टर्म्स और इसकी टेक्निक्स पता नहीं होंगी। इसे बनाने के लिए बहुत ध्यान रखा जाना पड़ता है, बहुत सेंसिटिविटी की ज़रूरत होती है और सोच समझकर गारमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए हमें पेपर पैटर्न तैयार करना होता है। पैटर्न मेकिंग कुल मिलाकर एक ब्रिज फंक्शन का काम करता है डिजाइन और गारमेंट प्रोडक्शन की। एक स्केच में जो डिजाइन दिया जाता है उसके प्रोडक्शन से पहले हमें उसका एक पेपर पैटर्न रेडी करना होता है, जिसे रखकर हम कपड़े की कटिंग करके और उसका डिजाइन तैयार करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास पैटर्न की दो फ्रंट और बैक बॉडीज बने हुए हैं। इसमें आपको ब्लू कलर से स्लोपर दिखाई दे रहा है, बैक एंड स्लोपर फ्रंट। स्लोपर जो होते हैं इनमें एक्चुअली सीम अलाउंस या स्टाइल लाइंस को इंक्लूड नहीं किया जाता है। इनमें कोई सीम अलाउंस नहीं होता है। ये एग्जैक्ट मेजरमेंट लेकर सिर्फ हमारे पास एक आउटलाइन होती है बॉडी के लिए और इन्हें बनाया जाता है। इन स्लोपर्स में केवल बॉडी के लिए हमको अपर वेस्ट तक का एक ब्लॉक बनाते हैं और उसे रख कर फिर हम पैटर्न तैयार करते हैं। अब स्लोपर से जब पैटर्न बनाया जाता है तब हमें उसमें स्टाइल लाइन, यानी कि जैसे हमें डार्ट चाहिए तो हम डार्ट को उसमें बढ़ाएंगे। अगर हमें इसमें और कुछ भी कॉलर लगानी है, कोई भी डिटेल्स, डिजाइन डिटेल्स का अगर यूज करना है तो वो हम पैटर्न पे देते हैं। स्लोपर सिर्फ बॉडीज होती है फ्रंट एंड बैक, जिसमें जो मेन चीज होती है डार्ट्स को लेकर बनाया जाता है, नेक लाइन, आर्महोल और डार्ट्स, क्योंकि फिटिंग के लिए इन्हीं की जरूरत होती है। स्लोपर के बाद ही हम उसका पेपर पैटर्न रेडी करते हैं। देन आपके टाइप्स ऑफ पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड पैटर्न। स्टैंडर्ड पैटर्न क्या है? स्टैंडर्ड पेपर पैटर्न जो होता है ये किसी व्यक्ति का नाप लेकर या स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट से मेजरमेंट लेकर बनाया जाता है। इनका उपयोग जो होता है हम सीखने के लिए या फिर टेलरिंग में जब हम लोग कपड़े सिलते हैं और हमारे पास मेजरमेंट नहीं होता है तब हम स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट से नाप लेकर या स्टैंडर्ड मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए पेपर पैटर्न बनाते हैं और उसी से हम गारमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। फिर आपका आएगा इंडिविजुअल पैटर्न। इंडिविजुअल पैटर्न का मतलब है व्यक्तिगत पेपर पैटर्न। व्यक्तिगत पेपर पैटर्न जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनाया जाता है। इनका उपयोग ज्यादातर जो घर में सिलाई करते हैं या टेलर्स होते हैं वो लोग करते हैं। इसमें किसी व्यक्ति का, जिसके लिए भी आपको गारमेंट तैयार करना है, उसका नाप लेकर और उसके लिए एक पैटर्न तैयार किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फाइनल पेपर पैटर्न। फाइनल पेपर पैटर्न यानी निर्णायक पैटर्न। इसको हम लोग जब हमारा किसी व्यक्ति का पैटर्न बना हुआ तैयार रहता है, उसके बाद हम उसे जब गारमेंट बनाते हैं और वो व्यक्ति उसे सेटिस्फाइड हो जाता है तो हम उस पैटर्न को फाइनल करके रख लेते हैं। या उस व्यक्ति को उसमें कोई दिक्कत है फिटिंग से संबंधित या डिजाइन से संबंधित, तो हम उस पैटर्न में उसे करेक्शन करके और उसका एक फाइनल पेपर पैटर्न बनाकर अपने पास रख लेते हैं। जरूरत पड़ने पर उसी का उपयोग करके दोबारा उससे नया गारमेंट हम स्टिच कर सकते हैं। फिर आपका ब्लॉक पेपर पैटर्न। ब्लॉक पेपर पैटर्न जो होते हैं इनका उपयोग इंडस्ट्रीज में किया जाता है। इंडस्ट्रीज में ये पैटर्न जो होते हैं कार्डबोर्ड के, प्लास्टिक शीट्स के, इस तरह से बनाए जाते हैं। ये जो बनाए जाते हैं ब्लॉक पैटर्न, ये SML XXL इस तरह से जो साइज होते हैं, जो सर्वथा मान्य होते हैं, ऐसे साइज के हिसाब से बनाए जाते हैं। क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्रीज में जब कपड़े बनाए जाते हैं तो किसी इंडिविजुअल का नाप लेकर नहीं बनाते हैं।
ये हाइट के अनुसार जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट दिए जाते हैं, जो तैयार किए जाते हैं, उन्हीं के अनुसार पैटर्न रेडी करते हैं और इन्हें एक बार बनाने के बाद इनसे कई सारे गारमेंट्स की कटिंग होती है और जो भी नया डिजाइन हमें बनाना होता है उसके लिए इन्हीं ब्लॉक का हम बेस के रूप में यूज करते हैं और फिर सारे डिजाइन क्रिएट करते हैं, उनमें डिजाइन डिटेल्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। फिर आपका रेडीमेड पैटर्न्स यानी बने बनाए तैयार पैटर्न जो कि मार्केट में मिलते हैं। रेडीमेड पैटर्न जो होते हैं ये आपको बाजार में तैयार मिलते हैं। ये बटर पेपर या ट्रेसिंग पेपर जो होता है उसके बने हुए होते हैं। इनका उपयोग उनके लिए ज्यादा सही रहता है जिन्हें सिलाई तो आती है लेकिन पेपर पैटर्न नाप से कटिंग करना नहीं आता है। ऐसे लोग इन पेपर पैटर्न को यूज करके कपड़े की कटिंग करते हुए अपने लिए गारमेंट सिल सकते हैं। यदि किसी को ब्लाउज या कुर्ती सिलना आती है तो वो इस तरह से रेडीमेड पैटर्न लेकर उनसे कटिंग करके कपड़े को स्टिच कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रेडेड पेपर पैटर्न। जो हमारे ब्लॉक पैटर्न्स होते हैं जो हम स्टैंडर्ड साइज से एस एम एल एक्सएल डबल एक्सएल से बनाए जाते हैं, उन पैटर्न को एक बार उनके मीडियम साइज का एक पैटर्न रेडी किया जाता है और उसके बाद उसके अंदर और बाहर के दो दो साइज लेकर इस तरह से 5 साइज को ग्रेडिंग किया जाता है। 2 साइज उसके इंक्रीमेंट और 2 उसके डिक्रीज करके बनाया जाता है। जैसे 34 साइज का अगर हमने ब्लॉक बनाया है तो हम उसे 32 और 30, 36 और 38 इन 4 साइज के भी हम उसी पैटर्न को रख के इसकी ग्रेडिंग करके इसे घटा और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वन आपका कमर्शियल पेपर पैटर्न। कमर्शियल पेपर पैटर्न जो होते हैं हमारे यहाँ बहुत कम यूज किए जाते हैं, ज्यादातर बाहर के देशों में इनका उपयोग होता है। ये जो पैटर्न होते हैं ये एक एनवलप में आपको जो भी डिजाइन चाहिए होती है उसके अनुसार मिलते हैं। मेजरमेंट आपको बताना होता है, जिस मेजरमेंट से चाहिए उसका आप ले सकते हैं और इसका एनवलप जो रहता है उसके ऊपर आपकी जो डिजाइन तैयार मिलेगी उसका स्केच होता है, फ्रंट और बैक व्यू दोनों होता है, उसकी पूरी डिजाइन डिटेल्स होती है। डिजाइन डिटेल्स के अनुसार उसमें कितना ट्रिमिंग जैसे बटन लगना है, इलास्टिक लगना है, फ्रील लगना है, लेस लगना है, जो भी सामान उससे संबंधित होगा वो सब कुछ उसमें दिया होता है डिटेल्स कि आपको इसमें क्या क्या चीजों का यूज करना है, सीम अलाउंस कितना है उसमें, कंस्ट्रक्शन लाइन, सीम लाइन, हर चीज का उसमें डिटेल आपको मिल जाता है और गारमेंट से संबंधित जितनी भी जानकारी रहती है उसके एनवलप के ऊपर भी लिखी रहती है और पैटर्न पर भी सारी की सारी जानकारी लिखी रहती है। पेपर पैटर्न बनाने के उद्देश्य क्या होने चाहिए, इनसे हमें क्या फायदा होता है, पेपर पैटर्न बनाकर काम करने से क्या फायदा होता है। जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि कोई भी काम अगर हम करते हैं और उसके लिए अगर सिस्टमैटिक वे में काम किया जाए तो हमारा समय बचता है, समय के साथ साथ हमारे पैसों की भी बचत होती है। अगर हम पेपर पैटर्न बनाकर काम करते हैं तो सबसे पहले हमें जो होता है इसमें एक पैटर्न को मैनिपुलेट करके हम कई तरह के डिजाइन बना सकते हैं। उस पैटर्न को हम मैनिपुलेशन में उसमें डार्ट्स को मैनिपुलेट करके हम उससे अलग अलग तरह के डिजाइन प्राप्त कर सकते हैं। एक पैटर्न जो होता है थिक पेपर या कार्डबोर्ड पर बनाया जाता है जो लॉन्ग टाइम तक आप यूज कर सकते हैं। एक बार अगर आप पेपर पैटर्न बनाते हैं तो वो आप काफी लंबे समय तक सेव करके रख सकते हैं। इससे हर बार आपका पैटर्न बनाने का समय बचता है, हर बार आपको नया पेपर पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं होती, आप उसी को यूज करके उसको रख कर आप कपड़े की कटिंग कर सकते हैं। फिर है आप इस पेपर पैटर्न को मॉडिफाई करके फ्लैट पैटर्न टेक्निक की हेल्प से इसमें और भी डिजाइन्स को बना सकते हैं। जैसे आपको फ्लेयर बढ़ाना है, पफ स्लीव बनाना है या स्कर्ट्स में कोई वेरिएशंस चाहिए हैं, तब आप इन्हीं पैटर्न का यूज करके उनको फ्लैट पैटर्न टेक्निक से डार्ट्स को स्लैश एंड स्प्रेड कर सकते हैं। पिवोट मेथड से आप डार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं, डार्ट की लोकेशन चेंज कर सकते हैं और अलग अलग तरह के डिजाइन प्राप्त कर सकते हैं। पेपर पैटर्न जो होते हैं स्पेसिफिक साइज में प्रोड्यूस किए जाते हैं और इनको ग्रेडिंग की प्रोसेस के द्वारा हम इनकी साइज को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसीलिए एक बार अगर एक पेपर पैटर्न बना हुआ है और आपको उसे छोटा या उससे बड़ा अगर बनाना है आसपास के साइज में, तो आप उसी पैटर्न को इंक्रीज और डिक्रीज करके बड़े और छोटे दोनों तरह के पैटर्न बना सकते हैं। जितनी भी गलतियां होती हैं, द एरर्स दैट ऑक्यूर्स, जितनी भी गलतियां हमसे पैटर्न ड्राफ्टिंग के दौरान होती हैं उनको हम पेपर पैटर्न में ही करेक्शन करके
ठीक कर सकते हैं, जिससे इन्हीं गलतियों को हमारे कपड़ों पर आने से हम बचा सकें। ये गलती अगर पैटर्न में हम पकड़ लेते हैं या पता चल जाती है, तो हमारी एक मिस्टेक हमारे गारमेंट पर नहीं आ पाती है और हमारा गारमेंट बिगड़ने से बच जाता है। पैटर्न को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाइड कर सकते हैं, लेटेस्ट फैशन ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम इससे कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब जब पेपर पैटर्न बनाते हैं तो उसके प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर हमें पैटर्न बनाना चाहिए। कोई भी टेक्निकल कार्य अगर किया जाता है, टेक्निकली अगर हम किसी चीज का यूज करते हैं, तो वो किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होती है। इसी तरह पैटर्न मेकिंग के भी कुछ सिद्धांत होते हैं। पैटर्न ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले तो हमें जो है ऑर्डिनरी ब्राउन पेपर के बजाय ऐसा पेपर यूज करना चाहिए जो बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं हो और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं हो। ब्राउन पेपर भी अलग अलग थिकनेस के आते हैं, बहुत हेवी मोटे भी आते हैं और बहुत ज्यादा पतले भी आते हैं, तो हमें मीडियम वाला यूज करना चाहिए। हमें एक अच्छी ड्राफ्टिंग को अक्योर करने के लिए अप्रोप्रिएट टूल्स का यूज करना चाहिए। हमें टूल्स की यूज करने की आदत होनी चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हमें ड्राइंग करने के लिए शार्प पॉइंटेड पेंसिल का यूज करना चाहिए, हमें लाइनों को इरेज करने के लिए प्रॉपर इरेजर का यूज करना चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए एल स्क्वायर्स का यूज करना चाहिए, जिससे हम एक ही बार में आड़ी और खड़ी लाइनों को एक जैसा उन्हें स्मूथली हम लोग खींच सके। फिर हमें पेपर ड्राफ्टिंग के लिए, पेपर पैटर्न पे ड्राफ्टिंग के लिए सारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हमेशा पेपर पैटर्न के ऊपर साथ के साथ में लिखना चाहिए। उसका साइज, फ्रंट है या बैक है, उसका कौन सा पार्ट है, उसमें डार्ट्स है, उसमें नोचेस कहाँ लगने हैं, ग्रेन लाइन और कटिंग लाइन, स्टिच लाइन, हमें सारी की सारी लाइनों का भी उसमें यूज करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी आधारभूत सिद्धांत होते हैं जो कि हमें पैटर्न में यूज करना चाहिए। पैटर्न जो होते हैं हमेशा जो एक्चुअल बॉडी का मेजरमेंट होता है उससे बड़ा होता है, क्योंकि जब भी हम पैटर्न बनाते हैं तो वो हम नाप उसके लिए बॉडी से लेते हैं, लेकिन बॉडी से नाप लेते समय हमारी बॉडी एकदम स्ट्रेट होती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होते हैं। लेकिन कपड़ा पहनने के बाद हमें मूवमेंट करना होता है, बॉडी हमारी फ्रीली मूवमेंट कर सके, इसके लिए उसमें ईज जोड़ा जाता है। ईज जो होता है वो कंफर्ट वियरिंग के लिए यूज किया जाता है। हम एक्शन करने के लिए, हमारी बॉडी मूवमेंट करने के लिए फ्री रहे, इसके लिए उनमें ईज जोड़ा जाता है। हम जब पैटर्न बनाते हैं तो उसमें ईज हमेशा इंक्लूड होती है। ईज अलाउंस को हम पैटर्न में मेजरमेंट के साथ में ही इंक्लूड करके बनाते हैं। इसका कुछ एक लिमिट होती है कि कितना कितना ईज बॉडी के कौन से भाग पर लिया जाना चाहिए। जैसे बस्ट पर 3 से 5 इंच का लूज लिया जाता है, टाइट फिटिंग गारमेंट में 3 इंच और लूज फिटिंग के लिए 5 इंच तक हम ईज रख सकते हैं। वेस्ट पर हाफ इंच का ईज, हिप्स पर 3 से 5 इंच का, अपर आर्म में 3 से 4 इंच का और आर्म होल डेप्थ में 1 इंच का। इससे हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए दिक्कत नहीं होती है। ईज अलाउंस जो होते हैं ड्राफ्टिंग से पहले ही हमारे कपड़े ड्राफ्टिंग के अंदर उसको ऐड कर लिया जाता है और उस पर उसके बाद में उनकी कटिंग की जाती है। ईज अलाउंस हमेशा आपके पैटर्न के अंदर ही इंक्लूड रहते हैं, उन्हें अलग से नहीं लिया जाता है। सीम अलाउंस को इसके बाद में बढ़ाया जाता है। सिमेट्रिकल अगर आपका कोई गारमेंट है जो राइट और लेफ्ट साइड से एक जैसा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, पैटर्न आप एक साथ बना सकते हैं। लेकिन कोई अगर डिजाइन एसिमेट्रिकल है, जैसे एक साइड से, राइट साइड से लेंथ ज्यादा है, लेफ्ट से कम है, तो हमें उसके लिए पैटर्न को अलग अलग बनाना चाहिए। और अगर स्लीव्स का पैटर्न हम बनाते हैं तो वो हमेशा फुल पैटर्न बनाना चाहिए। जहां तक हो सके स्लीव्स के लिए हमें फोल्ड में पैटर्न नहीं बनाना चाहिए। इट इज बेटर टू ड्राफ्ट द बेसिक पैटर्न ब्लॉक्स सच एज प्लेन बॉडीज। हमेशा सबसे अच्छी बात होता है कि हमारे पास में प्लेन बॉडीज, प्लेन स्लीव और प्लेन स्कर्ट विदाउट इंक्लूडिंग सीम अलाउंस, जिसमें सीम अलाउंस इंक्लूड ना हो लेकिन ईज अलाउंस इंक्लूड रहेंगे। उस तरह से हमें हमेशा अपने पास पैटर्न बनाकर रखना चाहिए और जब भी हमें जरूरत पड़े हमें इनका यूज करके कपड़े पर कटिंग करनी चाहिए। सीम अलाउंस को हम पे डिपेंड करता है कि हमें कितना चाहिए। सीम अलाउंस जब हम घर में सिलाई करते हैं तो हम ज्यादा देते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज में सीम अलाउंस मिनिमम से मिनिमम रखा जाता है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो डिटेल्स आपके पैटर्न में होनी चाहिए, जिन्हें आपको हर पैटर्न के पीस पर रिकॉर्ड करना चाहिए, जो बहुत क्लियर होना है, इनकी जानकारी इस प्रकार है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मार्क,
एवरी पैटर्न पीस के ऊपर होना चाहिए, बॉडीज फ्रंट, बॉडीज बैक, स्लीव्स, जो भी पार्ट है आपका उसके ऊपर उसके बारे में लिखा होना चाहिए कि ये कौन सा भाग है। नंबर ऑफ पैटर्न पीसेस टू बी कट विथ ईच पैटर्न पीस, जैसे हमने एक ब्लाउज का पैटर्न बनाया है तो हमको उसके एक भाग पर पूरे पैटर्न की जानकारी लिखना चाहिए कि इसमें टोटल कितने पीसेस हैं, उनकी जानकारी और नंबर ऑफ पीसेस पैटर्न के हमें उसके ऊपर लिखना चाहिए। सीम अलाउंस इंक्लूड है या नहीं है। सीम अलाउंस कई बार पैटर्न में हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, तब मास्टर पैटर्न होता है, और कभी कभी हम सिर्फ फाइनल पैटर्न बनाते हैं, उसमें ईज अलाउंस लेकर सिर्फ पैटर्न बना दिया जाता है। अगर हमने ये मार्क नहीं किया है या उसके ऊपर रिकॉर्ड नहीं किया है और कोई दूसरा व्यक्ति उस पैटर्न को रखकर कटिंग कर रहा है तो उससे गलती हो सकती है, क्योंकि आपने सीम अलाउंस नहीं पढ़ाया है और व्यक्ति उसी नाप से काट लेगा और जब स्टिच करेगा तो वो उसको छोटा मिलेगा। इसीलिए हमेशा आपको ये चीजें जो भी जानकारी होती पैटर्न से रिलेटेड, स्पेशली सीम अलाउंस को आपको उसमें इंडिकेट करना ही चाहिए। फोल्ड लाइंस आपकी इंडिकेट करनी चाहिए, सीम लाइंस इंडिकेट करना चाहिए, आपको हेमिंग के लिए कहाँ पर कितना फोल्ड करना है, सारी लाइनों को पैटर्न के ऊपर आपको देना चाहिए। लेंथ, ग्रेन लाइन, हमेशा डिफरेंट कलर की पेंसिल का यूज करके पैटर्न के ऊपर हर एक पीस पे आपको ग्रेन लाइन शो करनी चाहिए जो कि कपड़े की लंबाई को दर्शाती है। नॉचेस, इजीली हमें दोनों पीस अगर हम फ्रंट और बैक को साथ में जोड़ते हैं और नॉचेस दिए हुए हैं तो कपड़े में झोल आने से बच जाता है, जिससे कपड़े पर क्रीज नहीं आती हैं। और इस तरह से बैलेंस को मिलाकर हर थोड़ी दूर पर आपके बैलेंस मार्क्स होने चाहिए, जैसे वेस्ट लाइन पर, हिप लाइन पर। इससे क्या होगा कि आपके दोनों पीस जोड़ते समय लूज टाइट नहीं होंगे, एक समान जोड़े जाएंगे। सेंटर फ्रंट, सेंटर बैक हमेशा लिखना चाहिए। फोल्ड लाइन ऑलवेज आपको शो करनी चाहिए कि इस जगह से हमें कपड़ा फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। फोल्ड लाइंस की जो मार्किंग इतनी विजिबल होनी चाहिए, क्योंकि कटिंग करते समय अगर फोल्ड लाइन नहीं देखी और उस भाग को जो फोल्ड में कटना था खुले में काट दिया जाएगा तो आपका पूरा कपड़ा खराब हो सकता है और आपका डिजाइन भी खराब हो जाएगा। डार्ट, प्लीट्स, इनकी मार्किंग हमेशा क्लियरली आपको पैटर्न के ऊपर देनी चाहिए। अब पैटर्न बनाने की मेथड्स कितने प्रकार से बनाए जाते हैं। पैटर्न 3 प्रकार से बनाए जाते हैं, ड्राफ्टिंग मेथड, ड्रैपिंग मेथड और फ्लैट पैटर्न मेकिंग मेथड। फर्स्ट है आपकी ड्राफ्टिंग मेथड। ड्राफ्टिंग मेथड जो होती है इसमें मेजरमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है, जो साइज चार्ट से ले सकते हैं या किसी बॉडी से, किसी व्यक्ति का पर्सनल मेजरमेंट लिया जा सकता है या किसी ड्रेस फॉर्म का यूज करके उसका आप मेजरमेंट ले सकते हैं। इसके लिए सबसे जो नाप जरूरी होते हैं चेस्ट, वेस्ट, हिप एंड अगर हमें स्लीव्स के लिए चाहिए तो स्लीव लेंथ, और जो भी मेजरमेंट इससे संबंधित हमें लगेंगे उनका नाप हम इसमें लेते हैं। इसके बाद हम लोग पेपर के ऊपर कंस्ट्रक्शन लाइन और सीम लाइंस को प्रॉपर तरीके से पूरा ड्रॉ करते हैं। ड्राफ्टिंग का यूज करते हुए हम बेसिक फाउंडेशन सेट एक डिजाइन पैटर्न के लिए तैयार करते हैं। इसके लिए बस्ट मेजरमेंट जो है बस्ट के चारों ओर से लिया जाता है। वेस्ट मेजरमेंट बॉडी के सबसे नैरोएस्ट पार्ट से लिया जाता है। वेस्ट से 6 इंच नीचे हाई हिप का मेजरमेंट लिया जाता है। बैक वेस्ट लेंथ के लिए नेप ऑफ द नेक से वेस्ट लेवल तक जितना आपकी लंबाई आपको चाहिए वहां तक लेंगे। शोल्डर के लिए एक शोल्डर का जो सॉकेट जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, वहां से शोल्डर तक नेक के पॉइंट तक हमें शोल्डर लेंथ लेनी चाहिए। आर्म होल डेप्थ के लिए नेप ऑफ द नेक से अंडर आर्म तक की लेंथ लेंगे। बैक विड्थ के लिए एक आर्म होल से दूसरे आर्म होल तक की शोल्डर ब्लेड्स का हम मेजरमेंट लेते हैं। और नेक के लिए गले के चारों तरफ बेस से हम गोलाई गले की लेते हैं। यहाँ आपको ड्राफ्टिंग पैटर्न नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमने एक पैटर्न रेडी किया हुआ है। ये हमारा ड्राफ्टिंग पैटर्न है, इसको रखकर हम मास्टर, इसमें आपका सीम अलाउंस इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमने एरो के जरिए दिखाया है कि हमें यहाँ सीम अलाउंस बढ़ाना है। और फिर हम जो इससे मास्टर पैटर्न रेडी करेंगे जिसपे सीम अलाउंस, फोल्ड लाइंस, हर चीज को हम शो करेंगे। उसमें हम नॉचेस का भी यूज करेंगे जिससे सिलते समय गलती ना हो और कपड़ा एक समान सिलाए। नेक्स्ट वन इज ड्रैपिंग। ड्रैपिंग मेथड जो होती है इसके लिए एक बॉडी फॉर्म का यूज किया जाता है। इस बॉडी फॉर्म के ऊपर मसलिन फैब्रिक जो होता है उसको हम ड्रैप करते हैं
और फिटिंग के लिए डार्ट्स को उस पर हम लोग पिन के द्वारा मार्क करते हैं। पिनिंग करने के बाद इस पर चौक चलाकर हम सारी की सारी लाइनों को ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद इसे बॉडी फॉर्म से हटाकर सारी पिन निकालकर एक्स्ट्रा कपड़ा हटाते हुए ट्रूइंग की प्रोसेस की जाती है, जिसमें जो लाइनें जो हमने चौक से मार्क किए थे बॉडी फॉर्म के ऊपर लाइनें, उन्हें ब्लेंडेड करके उन्हें क्लियर बनाया जाता है और उससे फिर हमें एक पैटर्न तैयार करना होता है। इसमें उसके बाद में सीम अलाउंस जोड़ा जाता है और इस तरह से आपका पैटर्न तैयार होता है ड्रेपिंग प्रोसेस से। नेक्स्ट है फ्लैट पैटर्न। फ्लैट पैटर्न जो होता है इसके लिए हम लोग बेसिक ब्लॉक का यूज करते हैं और उसी को अडेप्टेशन और मैनिपुलेशन दो तरीकों से फिर हम इससे इनमें स्टाइल लाइन और डिजाइंस को क्रिएट करते हैं। अडेप्टेशन में हम लोग अडेप्टेशन के लिए ये जो है आपके ये बेसिक स्लोपर्स हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इन बेसिक जो ब्लॉक्स हैं इनमें कोई डिजाइन डिटेल्स नहीं है। ये सिर्फ स्लीव्स को स्कर्ट एकदम स्ट्रेट स्कर्ट है, ट्राउजर आपको प्लेन ट्राउजर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद आपको इनमें क्या क्या, जैसे यहाँ पर आपको कॉलर देनी है, फ्रिल देनी है, टक्स देना है और कोई डिजाइन डिटेल्स का यूज करना है, स्लीव्स में आपको कफ लगाना है, पफ स्लीव बनाना है या और कोई डिजाइन डिटेल्स का यूज करना है, तो वो इसके स्कर्ट में आपको फ्लेयर बढ़ाना है या इनमें आपको डिजाइन में लेंथ में कुछ कम ज्यादा करना है, बेल्ट लगाना है, योक लगाना है, डिपेंड करता है। ये आप अडेप्टेशन, लेकिन इन्हीं पैटर्न को लेकर आप अडेप्ट करेंगे और फिर इनको आप अलग अलग प्रकार से इनको चेंज करके इनमें नए नए डिजाइन को क्रिएट करेंगे। अब है आपका पिन एंड पिवोट मेथड। ये आपको दिखाई दे रहा हमारा फ्लैट पैटर्न से हमने जो हमारा एक बेसिक ब्लॉक है वो लिया है और यहाँ पर एक पिन की हेल्प से हमने इसे पिवोट पॉइंट भी कहते हैं या बस पॉइंट भी कहते हैं हम। यहाँ इसे हम पिवोट पॉइंट मानकर यहाँ रखते हुए इस पैटर्न को यहाँ से स्थिर रख के और जहां भी हमें डार्ट शिफ्ट करनी है उतना हम उसे घुमाते हुए डार्ट की प्लेस को, डार्ट की लोकेशन को चेंज करते हैं और इस तरह से हम डिजाइन को क्रिएट करते हैं। स्लैश एंड स्प्रेड मेथड सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली मेथड होती है स्लैश एंड स्प्रेड। इसमें आपने अभी हमने पिवोट, पिन एंड पिवोट में देखा कि एक ही जगह हम पिवोट पॉइंट पर एक पिन का पॉइंट लगाकर और उसे पैटर्न को हम थोड़ा सा मूव करते हैं और हम डार्ट की लोकेशन चेंज करते हैं। स्लैश एंड स्प्रेड में हम लोग डार्ट को किस तरह से डार्ट को कट करते हैं, एक डार्ट को क्लोज करते हैं और दूसरी जगह पर उस डार्ट को हम ओपन कर लेते हैं। इस तरह से डार्ट की लोकेशन जो होती है चेंज होती है। हर बार आपको बस डार्ट को यूज करते हुए ही अन्य डार्ट को ओपन करना होता है। जहां भी आपको डार्ट की लोकेशन चाहिए वहां पर एक स्लैश लगाते हुए जैसे ही आप बस ये वाली वेस्ट डार्ट को क्लोज करते हैं आपको वहां पर खुला हुआ भाग मिलता है जहां आप डार्ट डाल के फुलनेस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फ्लेयर बढ़ाना है स्कर्ट में तो भी आप स्लैश लगाकर जितनी जहां तक आपको फ्लेयर बढ़ाना है उतना ही भाग को हम फैलाकर फ्लेयर बढ़ा सकते हैं। प्लेन स्लीव में अगर हम स्लैश लगा दें और उसको फैलाकर उसमें जितना हमें फ्लेयर चाहिए उतना उतना बढ़ाते हुए हम उनसे पफ स्लीव को भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए बेस हमारा बेसिक स्लीव पैटर्न ही रहेगा। अब आप देखेंगे पैटर्न में बहुत सारे सिंबल्स का यूज किया जाता है, जिससे आगे से जब भी इंडस्ट्री में काम होता है तो स्पेसिफिकेशन शीट दी जाती है और चेन वर्क सिस्टम में काम होता है। एक व्यक्ति अगर कटिंग करता है, एक व्यक्ति पैटर्न बनाता है, तो वो अगर इन सभी मार्क का यूज करते हुए काम करता है तो स्पेसिफिकेशन शीट को देखकर अगला व्यक्ति उन चीजों को समझकर, उन मार्क को समझकर, उन चिन्हों को समझकर उनका उपयोग करता जाता है। जैसे लंबाई और छोटी लाइन के लिए हम 2 लाइनों का यूज करते हैं। स्टिच लाइन के लिए हम ब्रोकन लाइंस का यूज करते हैं, इस पर सिलाई लगानी है। कटिंग लाइन हमेशा बोल्ड होती है और उस पर एक सीजर का मार्क किया जाता है, सीजर छोटी सी ड्रॉ की जाती है जो कटिंग लाइन को शो करती है। प्लीट्स के लिए हम लोग प्लीट्स की हमेशा उस पर डायरेक्शन देते हैं, अगर नाइफ प्लीट डालनी है तो कौन से डायरेक्शन में डालनी है। प्लेसमेंट लाइन और फोल्ड लाइन दोनों लाइन प्लीट्स के लिए शो करना जरूरी होती है। प्लेस ऑन फोल्ड, कपड़े को किस तरफ से फोल्ड रखते हुए कटिंग करनी है उसके लिए इस तरह का मार्क यूज किया जाता है। डार्ट, डार्ट के लिए आप इस तरह से वी शेप में एक बनाते हैं जिसमें डार्ट का अपेक्स पॉइंट ये होता है और ये दोनों डार्ट लेग होते हैं और बीच का जो स्पेस है इसे डार्ट इनटेक कहा जाता है। मार्किंग को ट्रांसफर करने के लिए इस तरह के चिन्हों का यूज करते हैं। ये आप नॉचेस का बैलेंस मार्क के लिए यूज कर सकते हैं। पॉकेट प्लेसमेंट के लिए आप इस तरह से होल बना सकते हैं
और कपड़े पर मार्क ट्रांसफर कर सकते हैं कि यहाँ पर पॉकेट प्लेस होना है। इस तरह से आप नॉचेस के निशान लगाते हैं बैलेंस मार्क्स के लिए। मल्टी साइज कटिंग जब होती है तो इस तरह से बोल्ड लाइन, डॉट, आपकी ब्रोकन लाइन, डॉटेड लाइन, इस तरह से लाइनों को चेंज करके अलग अलग लाइनें ग्रेडिंग करके जब हम लाइन बनाते हैं तो हम अलग अलग कलर का भी यूज करते हैं। इसी तरह बटन प्लेसमेंट के लिए आप 4 होल वाला बटन है तो इस तरह से क्रॉस बनाएंगे, 2 होल वाला बटन है तो इस तरह से आप होल बनाएंगे। अभी जिपर प्लेसमेंट के लिए इस तरह का मार्क यूज किया जाता है। कई जगह इंडस्ट्रीज में इनके स्टिकर्स होते हैं, वो वहां पर स्टिकर भी लगा दिए जाते हैं जिससे पता चलता है कि इसमें यहाँ पर जिप लगनी है। बटन होल के लिए बटन होल की जितना डायमीटर बटन का उस अनुसार इस पर लेंथ फिक्स की जाती है और मार्क किया जाता है। अब आप देखेंगे स्कर्ट्स। स्कर्ट्स के लिए हम लोग स्ट्रेट ग्रेन लाइन अगर हमारी है, ग्रेन लाइन हमेशा दोनों साइड से एरो से क्लोज होती है। एक सीधी लाइन करके उसे दोनों तरफ एरो से क्लोज किया जाता है, ये पहचान होती है हमारी ग्रेन लाइन की। फोल्ड लाइन हमेशा आपको फोल्ड पर इस तरह से शो करनी होती है। पॉकेट के लिए उस पर साइज लिखा जाना चाहिए। लेंथ वाइज ग्रेन अगर आपकी है तो देखिए हमने ये पैटर्न बना इस तरह से, लेकिन इसे कटिंग हमें इस तरह से करना है तो हमने इस पे लेंथ वाइज ग्रेन ड्रॉ किए कि इस तरफ से ये लंबाई वाला भाग है। सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक हमें इस तरह से ड्रॉ करना चाहिए कि किस तरफ से इसका आगे का भाग है और किस तरफ से पीछे का भाग है। फिर अब आप यहाँ देखेंगे इसी तरह से ये प्लीट्स के लिए हमने मार्क किया हुआ है। आपको अगर बॉक्स प्लीट देनी है तो प्लीट की कितनी चौड़ाई रखनी है। डार्ट्स के लिए ये सिंगल पॉइंटेड डार्ट है जिसे हाफ डार्ट भी कहते हैं। ये आपकी डबल पॉइंटेड डार्ट है जिसे हम फुल डार्ट भी कहते हैं। इसके अलावा इसे बोट डार्ट भी कहते हैं और इसे फिश डार्ट भी कहा जाता है। ये आपके बटन प्लेसमेंट के लिए है। फिर यहाँ आपके बटन के लिए अगर 4 होल वाला लेना है तो इस तरह से आपके ये नॉचेस के मार्क्स हैं। ये बस पॉइंट के लिए, सॉरी, ये बस पॉइंट के लिए यूज किए गए मार्क है। बस पॉइंट के लिए इस तरह से हमें पंच करना होता है। ये उसी जगह से हमें डार्ट की दूरी डालनी होती है। ग्रेन लाइन दोनों साइड एरो से क्लोज होनी चाहिए। कट ऑन फोल्ड के लिए ये मार्क यूज करेंगे। पॉकेट प्लेसमेंट के लिए जहां पॉकेट प्लेस होना है उन कॉर्नर्स पर हमको इस तरह से गोल ये डालना चाहिए मार्क। इन सभी के लिए हमें टूल्स का यूज करना चाहिए। बटन होल्स के लिए बटन होल की कितनी लंबाई है, कितना डायमीटर, उस अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ली जाती है। आप प्लीट्स के लिए देख रहे हैं प्लेसमेंट लाइन और फोल्ड लाइन दोनों इसमें अच्छे से शो की हुई है। टक्स गैदर्स के लिए कितने एरिया में आपको टक्स या गैदर्स डालने हैं उनका डिस्टेंस दोनों साइड से आपको क्लोज करके बीच का जो एरिया है ये हमारा यहाँ पर या तो टक्स डाले जाएंगे या गैदर्स डाले जाएंगे। आपकी डिजाइन डिटेल के अनुसार आपको वो यूज करना है। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास एक स्लोपर बना, ये पैटर्न बना हुआ है ब्लॉक पैटर्न जिसमें एक स्कर्ट है और एक बॉडीज है। इसमें आप देख रहे हैं हमने ब्लाउज, बॉडीज, फ्रंट, साइज एम और कट 1 पीस, मतलब ये 1 पीस कट होगा। और यहाँ पर इसमें फोल्ड लाइन शो की है। ये ब्लाउज का पैटर्न है, बॉडीज है, फ्रंट है, इसका साइज एम है और ये 1 पीस है। यहाँ आप देख रहे हैं ये आपकी सीम लाइन है, ये आपकी कटिंग लाइन है। यहाँ पर नॉचेस के लिए दिया हुआ है। अंदर की तरफ जब नॉचेस लगाएंगे यहाँ हमारा मिलाने के लिए गले को नॉचेस दिया है। ये आप देख रहे हैं दोनों डार्ट्स है हमारे पास, इसमें साइड डार्ट और बेस डार्ट है। इसी तरह से आप इसमें स्कर्ट में देखेंगे यहाँ जिपर प्लेसमेंट के लिए डॉट 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 करके मार्क किया गया है। ये जिपर के लिए दिया है कि यहाँ पर जिप लगनी है। फिर आप इसमें भी ये देख रहे हैं सेंटर बैक सीम लाइन है। ये आपकी जो डार्ट है इसको अगर हम पूरा काट देंगे तो यहाँ गहराई आ जाएगी, इसलिए इसको इस तरह से बढ़ाकर काटा जाता है। इसे आउटवर्ड नॉचेस कहा जाता है। इसे लगाएंगे, सिलने के बाद ये स्ट्रेट हमें मिलता है। ये डार्ट की लंबाई है। इसी तरह से आप देख रहे हैं ये सेंटर बैक लाइन हमने यहाँ शो की हुई है। ये सेंटर बैक है और ये साइड है। इससे क्लियर होता है कि ये बीच का भाग है और ये साइड का भाग है। स्कर्ट का बैक है, साइज एम है और ये भी एक भाग कट हुआ है। ये आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही है जो दोनों साइड से एरो बनाकर हमने क्लोज की हुई है। और ये आपकी फोल्ड लाइन यानी हेम लाइन है, यहाँ तक आपको कपड़ा फोल्ड करना है। ये आपकी लाइन नीचे की तरफ शो करनी होती है, जितना हमें फोल्ड करना होता है उतनी हम लाइन मार्क करते हैं। इसके बाद हम आते हैं टर्मिनोलॉजी पर। टर्मिनोलॉजी जो होती है ये पैटर्न मेकिंग के लिए यूज की जाती है।
टर्मिनोलॉजी अगर आपको पता है पैटर्न मेकिंग की तो आप पैटर्न पर उनका यूज कर सकेंगे। फर्स्ट इसमें आपका आ जाएगा ईज। ईज मतलब वो अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट फैब्रिक का है जो कि इनबिल्ट होता है आपके पैटर्न के अंदर, और गारमेंट को रिलैक्सेशन पोजीशन में लेने के लिए, हमें बॉडी को आराम से मूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ईज हमेशा पैटर्न में इंक्लूड रहता है, हमेशा आपके पैटर्न में ही मेजरमेंट के साथ में ही इसको जोड़ा जाता है, ये इनबिल्ट रहता है। ये दो तरह की होती है ईज, पॉजिटिव और नेगेटिव ईज। जब आपका वोवन फैब्रिक होता है तो उसमें पॉजिटिव ईज होती है और नीटेड फैब्रिक में नेगेटिव ईज होती है। नीटेड फैब्रिक अपने आप में स्ट्रेच होते हैं, इसीलिए बॉडी पर वो फिट हो जाते हैं। अगर उनमें आपने डार्ट्स का यूज नहीं किया है तो भी वो आपको बिल्कुल अच्छी फिटिंग देते हैं, इसलिए उन्हें उनमें नेगेटिव ईज का यूज किया जाता है सिर्फ ईजिंग के लिए, बाकी जरूरत नहीं होती है। फेसिंग, फेसिंग जो होती है ये आपकी आर्म होल पर, गले पर फिनिश करने के लिए, कर्व जो पार्ट्स होते हैं उन्हें फिनिश करने के लिए बायस पट्टी लगाकर उसे अंदर की तरफ फोल्ड किया जाता है। फिर है ग्रेडिंग। एक पैटर्न से नए अलग अलग साइज का क्रिएट करना, पैटर्न से क्रिएट करना, इसे ग्रेडिंग कहते हैं। ग्रेन, डायरेक्शन ऑफ द फैब्रिक इन अ वोवन फैब्रिक। वोवन फैब्रिक में जो थ्रेड की डायरेक्शन होती है लेंथ वाइज, यानी कि ये लॉन्ग वार थ्रेड्स, उनको शो करती है ग्रेन लाइन। मसलिन, मसलिन एक सबसे सिंपल सादी बुनाई से, प्लेन वीव से बुना हुआ कपड़ा होता है जो आराम से मार्केट में अलग अलग वेट में उपलब्ध हो जाता है, और इसका यूज हम पैटर्न बनाने के लिए, ड्रेपिंग मेथड से पैटर्न बनाने के लिए हम लोग इसका मसलिन का यूज करते हैं। नॉच, ये सिंबल होते हैं, मार्किंग के सिंबल्स होते हैं जिनको कटिंग लाइंस के साथ में कटिंग किया जाता है। जब दो पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है, जैसे ट्राउजर का फ्रंट और बैक या हेम लाइंस वगैरह जो भी हमारी होती हैं, अगर नॉचेस लगाकर हमने शो किए, डार्ट्स के जो किनारे होते हैं, जो डार्ट्स के लेग होते हैं, वहां पर हमें नॉचेस देना होता है, जिससे हम सेंटर बैक सेंटर फ्रंट को आपस में जोड़ते समय नॉचेस मिलाते हुए जोड़ेंगे तो उनमें लूजनेस नहीं आती है, दोनों एक जैसे जुड़ जाते हैं। और ये जब भी नॉचेस का जो यूज होता है पैटर्न पर, हमेशा वी शेप में कट करके, या हम पैटर्न नोचर का यूज करते हैं तो डीप यू शेप में इनकी कटिंग होती है। सीम अलाउंस, सीम अलाउंस जो होता है आपके पैटर्न में, कंप्लीट पैटर्न बनने के बाद उसमें ईज अलाउंस सारी चीजें लेने के बाद जो अलग से कपड़ा, एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हम छोड़ते हैं उसे हम कहते हैं सीम अलाउंस। होम सीवर जो जो घर में सिलाई करते हैं वो लोग सीम अलाउंस ज्यादा छोड़ते हैं बजाय अपैरल इंडस्ट्रीज के। इंडस्ट्रीज में कम अलाउंस का यूज किया जाता है, जबकि घर के सिले हुए या टेलर स्टिच जो कपड़े होते हैं उनमें ज्यादा सीम अलाउंस मिलता है। स्लीव कैप, स्लीव का जो ऊपर उठा हुआ गोल भाग होता है, सबसे ऊपर उठा हुआ गोलाई में जो भाग होता है उसे स्लीव कैप कहा जाता है। फिर है स्लोपर, बेसिक अपैरल पैटर्न्स विदाउट स्टाइल लाइंस और सीम अलाउंस। सीम अलाउंस भी नहीं होता है, स्टाइल लाइंस भी नहीं होती है। जो बिगिनर्स के लिए हम पैटर्न बनाना सीखते हैं तो हम स्लोपर बनाते हैं, और इन पर प्रैक्टिस करने के बाद फिर इनसे हम सीम अलाउंस ऐड करते हुए पैटर्न रेडी करते, ब्लॉक पैटर्न रेडी करते हैं। स्लोपर्स जो होते हैं इनमें नए नए स्टाइल को क्रिएट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ये फ्रंट बैक स्लीव्स के और आपके स्कर्ट्स के, ट्राउजर्स के बनाए जाते हैं। ये स्टैंडर्ड पैटर्न्स इनसे तैयार किए जाते हैं। ट्रूइंग, ट्रूइंग की जो प्रोसेस होती है इसमें हम लोग जब हम कोई ड्राफ्टिंग करते हैं या हम ड्रेपिंग के द्वारा जब पैटर्न बनाते हैं तो हम उसमें ड्रेस फॉर्म के ऊपर चौक से मार्क करते जाते हैं जो बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं। उन्हें ड्रेस फॉर्म से हटाने के बाद उसे फ्लैट टेबल के ऊपर बिछाकर गोलाई के मार्क को, लाइनों को बिल्कुल एक जैसा ब्लेंड करते हुए एक समान खींचना, यही प्रोसेस जो होती है आपकी ट्रूइंग कहलाती है। थैंक यू।